हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं संदीप जायसवाल और मेरा जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस है। पिछले कई सालों से मेरे कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर चुके हैं, कई सारे स्टूडेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में से। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं आज कुछ टिप्स देना चाहता हूं आपको। जैसे कि आपके नीट के एग्जाम करीब आ रहे हैं, अभी उसकी एग्जैक्ट डेट भले ही ना आई हो, कोरोना की वजह से हम सब लोग घर पर लॉकडाउन है और इसी दौर में आप लोग भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद रखता हूं। और दोस्तों, अभी यही वो समय है कि जैसे एग्जाम करीब आ रही है, आप उसकी डेट का इंतजार मत कीजिए। एक मानकर चलिए कि आपकी एग्जाम 31 से 40 दिन में आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज कुछ मैसेज आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप बहुत बिजी हैं, आपके पीछे बहुत सारा वर्कलोड पड़ा हुआ है, आप डेली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर मैं आज आपको एक कहना चाहता हूं कि प्लीज प्लीज कहता हूं कि आप 10 मिनट निकालकर मेरी बात पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा। आज अब जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है, इसको हमको पूरी तरह से प्लान करना है। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हमारे पास बचे हुए हैं जो दिन, हम उनको मान के चलते चलिए 35 से 40 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। कम से कम 35 दिन तो आपके हाथ में है ही। इन 35 डेज को हम किस तरह से प्लान करते हैं, इस पे काफी कुछ बातें निर्भर करती है। सबसे जरूरी यह है कि अब हम करेंगे क्या एग्जैक्टली 35 डेज में इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस कैसे करेंगे। देखिए, अभी जो टाइम हमारे पास है 25 डेज, देखिए मैं आपको 35 डेज या 40 डेज जो कुछ भी है, तो इसके हम कुछ सेक्शन बनाएंगे। पहले हमको 3 बार हमारा टोटल सिलेबस रिवीजन देना है। आप पूरा सिलेबस जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये नियर अबाउट 110 to 20, 110-120 टॉपिक है आपके, और ये इतने टॉपिक को आपको 3 रिवीजन देना है। दोस्तों, एग्जैक्टली होता क्या है कि हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं और खत्म होते होते एग्जाम आ जाते हैं आपके। ये गलती मत कीजिए। आपको पूरा सिलेबस जो है उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स, याद रखिए, आपको 3 बार रिवाइज करना है पूरा सिलेबस। अब इतने कम समय में 3 बार रिवीजन हम कैसे देंगे? देखिए, इसके हम कुछ सेशन करते हैं। पहला जो पार्ट होगा, इसमें आपको 25 डेज का रिवीजन करना है। 25 डेज में आप जो रिवाइज करेंगे, तो पूरे सिलेबस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 25 हिस्सों में, 25 पार्ट्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डेली हर सब्जेक्ट करना है आपको। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि इस हफ्ते में फिजिक्स करेंगे, अगले हफ्ते में केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी। इज नॉट पॉसिबल। आपको डेली हर सब्जेक्ट को टच करना है और 3 पार्ट इसको आपको 25 डेज में इसको डिवाइड करना है। अब एग्जैक्टली ये 25 डेज में आप सिलेबस करेंगे कैसा इतने बड़े? तो एक सिंपल सी बात है कि आप ऑलरेडी सारा सिलेबस लर्न कर चुके हैं। जो मोड पर अब आप खड़े हैं, ये आपका बोनस टाइम है यहाँ से आगे, और इसलिए आप यहाँ से आगे जो करने वाले हैं वो आपके लिए बोनस है। तो ये मत सोचिए कि इतना बड़ा सिलेबस आपको 0 में से तो करना है नहीं। जो भी करना है आपको यहाँ से आगे, वो टोटली ये मानकर चलना है कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है और मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो ये 25 डेज में देखिए 35 to 40 डेज में से पहले 25 डेज में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको आपको डिटेल जितना हो सके स्टडी कीजिए। और सेकंड वाला जो आप करेंगे, देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है आपके रिवीजन की, तो इसमें आपको करना है 7 डेज का ड्यूरेशन। 25 डेज पहला, दूसरे स्टेप में आप करेंगे 7 डेज। 7 डेज में फिर एक रिवीजन, फिर से आप पहले से पूरे टॉपिक देखेंगे एंड तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के भी एक एक बीट जो हार्ड जा रहे हैं, जो आपने हाईलाइट करके रखे, उनको थोड़ा सा स्पीड अप करके आप 7 डेज में फिर एक रिवीजन देंगे। और दोस्तों, हमको लास्ट में एटलीस्ट कम से कम 3 दिन बचा के रखना है। हमारे पास जो आखिरी के 3 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, तो उन दिनों में आप सारे फॉर्मूले लर्न करेंगे फिजिक्स के, सारे वो पार्ट जो ईयर से रिलेटेड है, किसी साइंटिस्ट को कोई नोबेल प्राइज मिला है किसी ईयर में, कोई साइंटिस्ट ने कोई वर्क किया है, ये सारे नाम आपको याद करना है आखिर के 3 दिन में। और एक बात, एग्जाम्पल्स सारे, बायोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे प्लांट्स के नाम है, एनिमल्स के नाम है, जिनका आपको मीनिंग कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं लगा सकते, आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो सारा पार्ट आपको रटना है। आपको उसके लिए 3 दिन बचा के रखना है।
तो इस तरह से हम पूरा सिलेबस किस तरह रिवीजन करना है याद रखिए, एक बार फिर बताता हूं। पहला रिवीजन 25 डेज का, दूसरा रिवीजन आपका होगा 7 डेज का, और लास्ट रिवीजन बस 3 दिन का 3 डेज का। तो इस तरह से टोटल आपके 35 डेज आपके हाथ में। अगर मान लो इससे ज्यादा दिन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप एक रिवीजन उसको अप्लाई कर सकते हैं उस पर। देखिए, नीट के सिलेबस में हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी बुक्स। आपका पूरा पेपर मेजोरिटीली एनसीईआरटी बुक में से ही निकलता है। लाइन टू लाइन कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें के ईयर्स, उसमें के साइंटिस्ट। तो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक को आपको समझना है अच्छी तरह से, कंसेप्चुअली। उसको रेक्टिफाई नहीं करना। आपको कोई भी पैराग्राफ की पैराग्राफ रटना नहीं है। उसमें कोई भी ऐसी लाइन ना छूटे कि जो आपके समझ में ना आए हो, और पूरा की पूरा एनसीईआरटी बुक आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसका एक ना एक लाइन, एक एक पेज पे का एक एक वर्ड, एक एक आपको सबको अच्छी तरह से समझ के लेना है। बस रटने वाली चीजें 2-4 है वो आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपको एग्जाम्पल्स रेक्टिफाई करना है, आपको पूरे साइंटिस्ट के नाम, आपको पूरे ईयर्स, नोबेल प्राइज और कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे अलग अलग, इनको ही बस आप रट सकते हैं। बाकी पूरा एनसीईआरटी बुक आपको पूरा कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। अभी जो एग्जाम्पल्स, ये ईयर्स या साइंटिस्ट के नाम आप किस बुक में से रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, एनसीईआरटी बुक के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग बुक्स है, प्राइवेट पब्लिकेशंस के। तो मेरा आपसे जरूरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप खुलकर भी कोई भी मॉड्यूल्स या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट के बुक्स वगैरह के ना कोई भी आप ऐसी बातें मत पढ़िए इस दौर में जो एनसीईआरटी के बाहर जा रही है। आपको टोटली पूरी तरह से 100% एनसीईआरटी बुक के सारे फॉर्मूले, सारे साइंटिस्ट के नाम, सारे ईयर्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक में से करना है। किसी भी मॉड्यूल्स में से मत कीजिएगा। याद रखिए, अगर आप किसी मॉड्यूल्स के चक्कर में जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा स्टडी के चक्कर में जाते हैं, तो आपका इस साल का रिजल्ट इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं आगे। आपका आने वाला रिजल्ट को आप अवॉइड कर रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं आप। तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस कीजिएगा, विथ रिलेटेड टू साइंटिस्ट नेम, विथ रिलेटेड टू एग्जांपल्स, विथ रिलेटेड टू ईयर्स, नोबेल प्राइज। ये सारी बातों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फोकस करना है। अगर आप किसी और चीजों के पीछे भागते हैं, मार्केट में कोई पब्लिश्ड बुक्स है उनके पीछे भागते हैं, तो दोस्तों उसमें का करने के चक्कर में कहीं आपका एनसीईआरटी का कुछ छूट न जाए। तो इसलिए ये रिस्क इस टाइम पर मत लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और, आज सारे स्टूडेंट इतना प्रेशर में इतना स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम आगे आगे बढ़ रही है, पता नहीं उसकी डेट कब आएंगी, और इन सब बातों का ऐसा असर होता है हमारे ऊपर कि हम लोग हंसना ही भूल जाते हैं। सो देखिए, एग्जाम सबके लिए जब होगी तब होगी, सभी के लिए एक साथ ही होगी। कोई भी बात का नर्वसनेस आपके दिमाग में मत आने दीजिए। ये सारे जो बातें हैं, निगेटिवनेस, डिप्रेशन आने लगता है, जो चलो भाई साल भर से कुछ हमारे बच्चे जो रिपीट एग्जाम दे रहे हैं, हमारे दोस्त, तो वो तो काफी परेशान हो जाते हैं। ऑलरेडी वो बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के बार बार, और फिर एग्जाम जो है तो उसकी डेट फिक्स नहीं नजर आ रही है, पता नहीं अभी और कब आएगी डेट। पर दोस्तों, ये नर्वसनेस आपका रिजल्ट पीछे खींचेगा। एक बात पक्का मानकर चलिए कि जरा सा नर्वसनेस भी आपको पूरी तरह से डिप्रेशन में ले जा सकता है। इसलिए ऐसे नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, सारी बातें दिमाग से झाड़ फेंकिए। और कभी बहुत ज्यादा बोर हो गए तो थोड़ा सा एंटरटेन भी कर लीजिए, कीजिए। कभी कभी हो जाता है, ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है, हम बोर हो जाते हैं तो रिफ्रेश भी बनता है कभी कभी। पर कभी भी नेगेटिव मत लीजिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। हो सके उतना एंटरटेन भी कीजिए बीच बीच में, और स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब ये पूरे ड्यूरेशन में आप जैसे एक एक टॉपिक आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक मेरा आपसे कहना है कि आप हर टॉपिक को एक प्री डिसाइडेड एक टाइम बना लीजिए कि मुझे ये टॉपिक इतने घंटों में रिवाइज करना है। टॉपिक कोई हार्ड है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम प्री डिसाइड कीजिए। देखिए, पहले से ही डिसाइड कीजिए। ऐसे ही मान लो टॉपिक लेकर बैठ गए आप, बुक लेकर, और कर लिए शुरू, सुबह से शाम तक एक ही टॉपिक पढ़ते चले गए, ऐसा मत कीजिए। पूरा प्लान के साथ करना है। अभी तो आपको जो भी टॉपिक करना है उसको आप सबसे पहले उसका टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने घंटों में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके बाद वो टाइम के हिसाब से ही वो टॉपिक खत्म कीजिए दोस्तों। जहां जरूरी है वहां थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप किसी एक टॉपिक में एक्स्ट्रा टाइम अगर लगा देते हो डिसाइडेड टाइम के, तो आप बिल्कुल आने वाले आगे के टॉपिक का टाइम खराब कर रहे हो। इसलिए किसी भी टॉपिक पे आप टाइम एक्सेस लगाना
या किसी टॉपिक का टाइम कम कर देना, ये डिपेंड करता है वो टॉपिक आपको कितना इजी जाता है, कितना हार्ड जाता है, और इसका टाइम टेबल आप स्टडी पर बैठने से पहले बना लीजिए। आप रैंडमली अगर करते चले गए तो कोई आप 4 टॉपिक के टाइम में एक ही टॉपिक करते चले जाएंगे और अच्छा डीप में जाते जाएंगे, और आपको जब आखिर में पता चलेगा कि मेरे 2 टॉपिक टोटली बाकी रह गए करने के। तो ऐसी गलती मत दोहराइए दोस्तों, उसको आराम से स्टेप बाय स्टेप आप बैठकर एक टाइम टेबल बनाइए और उतने घंटों में उतने ड्यूरेशन में एक टॉपिक आप खत्म कीजिए। कोई भी एक चैप्टर दूसरे चैप्टर का टाइम खराब ना करने पाए, इस बात का आप पक्का ध्यान रखिएगा। देखिए, स्टडी करना मतलब सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करना, टॉपिक पढ़ना या कोई एग्जाम्पल रेक्टिफाई करना, इतना ही नहीं है दोस्तों। बात यह है कि स्टडी तो एक पार्ट हो गया, जस्ट असली मेहनत तो है कि आपको इसकी क्वेश्चन बैंक छुड़ाना है। आपको एटलीस्ट हर टॉपिक के नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस तो भी छुड़ाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये बात पक्का दिमाग में बिठा लिए। कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूटने दीजिए कि आपने उसको बहुत रीड किया मगर उसका कोई क्वेश्चन बैंक ही नहीं सॉल्व किया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सो आप लोग हर टॉपिक के एटलीस्ट मिनिमम कह रहा हूं दोस्तों 200 क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व कीजिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और हो सके तो इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए, आप जितने अधिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अलग अलग तरह की लैंग्वेज आपके सामने आएगी, कई सारी गलतियां कहाँ पे होती है आपके ख्याल में आएगा, और हो सके उतना टाइम ड्यूरेशन लगाकर आप ये क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। नए क्वेश्चंस ज्यादा आपके सामने आएंगे, किसी एक क्वेश्चन पे बहुत देर अटक जाएंगे, तो समय बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। अब आपके पास जो समय बचा है, इस टाइम में आप किसी एक क्वेश्चन पे कई घंटे उसके अंदर आप एंगेज हो रहे हो, उसका मीनिंग ढूंढने में इंटरनेट देख रहे हो, अलग अलग बुक्स देख रहे हो किसी एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में, तो ये गलती मत कीजिए। अब आपके पास जो समय बचा है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी एक क्वेश्चन पे अगर आप अटक रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो समय बचा है, आपके पास रिसर्च करने का समय नहीं है। आपके पास जो समय है, आपने की वाली स्टडी को एक रिवीजन देने का टाइम है आपके पास। इसीलिए आप किसी भी क्वेश्चन के इतने डीप मत चले जाइए कि वो बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम कर जाए। देखिए दोस्तों, आपको एक और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो पुराने पेपर्स है आपके, जो हो वाले पिछले ईयर्स के, उसके पहले के ईयर्स के, ऐसे कुछ 8-10 साल के आप पेपर्स एक बार नजर डालिए उन पर। आपके ख्याल में आएगा कि किस टॉपिक का वेटेज कैसा है, कई किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी बातें देखने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस क्वेश्चन बैंक छुड़ा रहे हो तरह तरह की बुक्स में से और डायरेक्ट एग्जाम में जा रहे हो। इसके बजाय आप कम से कम एक बार पुराने कोई भी पेपर 2-4 साल के, एटलीस्ट 10 साल अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। पुराने पेपर सेट अवेलेबल है मार्केट्स में, इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये सारे पेपर्स एक बार नजर डालिए इन पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ बायोलॉजी टीचर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। देखो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम किसी क्वेश्चन पे इस तरह से अटक जाते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि उसका आंसर क्या है, हमारे ख्याल में नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पर आप उसका सही जवाब जब नहीं मिलता है तो आप एक ट्रिक अपनाइए। वहां पर आप उन सवालों को वहां से काटते चलिए जो कि हमको लगता है कि ए ऑप्शन तो नहीं है, तो उसको बाजू कर देते हैं। बी ऑप्शन नहीं है, सी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, डी तो पक्का नहीं है। तो ऐसे टाइम पर आपको लगता है कि चलो एक सी ऑप्शन ऐसा है कि जिसके बारे में हमें कुछ न्यूट्रल है, हम पता नहीं है या नहीं है, बट ए, बी और डी हमें कंफर्म है कि ये 3 ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ऑब्वियसली वहां पे सी होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। इसलिए उसको क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने के बजाय आप उसको बेझिझक होकर आप उसको टिक कर दीजिए। और इसी तरह से आपको कई सारे सवाल ऐसे जब भी आएंगे आपके सामने, तो सही आंसर जब नहीं मिलेगा तो गलत आंसर उसमें से उड़ाना, ये बहुत बहुत जरूरी ट्रिक है। इसको आप सही समय पे यूज कीजिए दोस्तों। इसका और एक फायदा होगा आपको कि जब आप गलत ऑप्शंस जब आप उड़ाने लगेंगे तो उसी दौरान आप सारे ऑप्शंस पे आपकी नजर जाएगी। और कभी भी कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आपको पहली बार में आंसर पता है, फिर भी आप किसी एक ऑप्शन को देखते ही उछलकर उसको टिक करने की गलती मत कीजिए। सारे ऑप्शंस को एक नजर देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही आप आंसर टिक कीजिए। कई बार बच्चा गलती ये कर देता है, मैं कई बार देखा हूं, स्टूडेंट बताते थे सर मुझे अचानक से ए ऑप्शन दिख गया और मुझे पता था ये आंसर है, मैं टिक कर बैठा, बाद में पता चला इस आगे पढ़ने के बाद कि इसका ऑप्शन बी आंसर है। तो इसलिए आप ये गलती मत कीजिए, चारों ऑप्शन पे नजर डालिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको किस ऑप्शन को टिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, बताने के लिए और बहुत कुछ पड़ा है, पर अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। आपके पास जितना समय बचा है उसको आप सही ढंग से यूज करेंगे। और सबसे आखिर में जाते जाते एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखिए, हम कई बार
हमारे मनस्थिति से हार जाते हैं। सबसे जरूरी चीज है हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखना। एग्जाम जैसे जैसे करीब आते हैं एक अजीब तरह का डिप्रेशन, एक अजीब तरह का प्रेशर कई अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पे आने लगता है और एक फीलिंग आती है जैसे एग्जाम ज्यादा पास में आती है तो ऐसा लगता है कि मेरी स्टडी हुई नहीं ठीक से। ये फीलिंग पहले उखाड़ फेंकिए। जितनी आपकी मनस्थिति अच्छी रहेगी, मेंटली आप जितने स्टेबल रहोगे दोस्तों, उतना आप रिजल्ट के ज्यादा करीब जाओगे। बाकी आप जरा भी विचलित हो गए, डिस्टर्ब हो गए एग्जाम करीब आते आते, तो फिर आप रिजल्ट की उम्मीद छोड़ दीजिए दोस्तों, और ये गलती कभी मत कीजिए। सबसे सबसे जरूरी चीज है हमारी मनस्थिति बनाए रखना, स्टेबल रहना, स्माइल रखना चेहरे पे। कभी ऐसी टेंशन मत आने दीजिए कि जैसा बहुत पहाड़ उठाने जा रहे हैं। जो कुछ भी रिलैक्सली कीजिए और रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा माइंड को सेटल रखिए। और जितना फ्रेश रहेंगे एग्जाम के पेपर में जाने तक, हॉल पे जाने तक, आपको ये फ्रेशनेस बनाए रखना है। और देखिए उसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा। आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष। बहुत अच्छा पेपर छुड़ाएंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। और दोस्तों आज मैं इतना आपका समय लिया हूँ, इसके लिए आपने जो भी मेरी बातें ध्यान से सुनी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ आपको मेरे से कुछ और ज्यादा इंक्वायरी करनी है, कुछ डिटेल्स करना है तो कमेंट्स में डालिए। और अब जैसे कि अभी तक आपके अच्छे अच्छे लाइक्स मेरे वीडियो पे आते रहे हैं, इस बार भी आने दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जल्दी ही मैं आपको एक और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जल्दी ही मेरे क्लासेस का एक ऐप लॉन्च होने वाला है, उसके रिगार्डिंग मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।